फ्रॉम द इनिशियल कॉल एंड जब तक आप ऑनबोर्डिंग नहीं हो जाते हो तब तक आपका एवोल्यूशन ही चलता है, चाहे वो रिक्रूटर कर रहा है या फिर हायरिंग मैनेजर कर रहा है। हर छोटा छोटा चीज एक्चुअली हम लोग नोटिस करते हैं। स्पेशली जो कैंडिडेट्स स्ट्रगल करते हैं, दे आर कंफ्यूज्ड कि किस टाइप से हमको अप्लाई करना चाहिए, राइट? व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई फॉर अ जॉब? तो वैसे प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। Tens and hundreds of emails or tens and hundreds of messages that you get. So how do you, what attracts you basically कि आपको लगता है कि ये लिंक्डइन पे 10-12 कनेक्शन है, एक्टिव भी नहीं है, एंड वो मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहा है, वैसे प्रोफाइल को मैं इग्नोर ही करके चलता हूँ। सेम फॉर द एटीएस, मैं तो ह्यूमन हूँ, एटीएस क्या करेगा, डायरेक्टली वो रिजेक्ट कर देगा। एक चीज पर्टिकुलरली कॉमन है कि क्वेश्चन एंड में पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और डू यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है? और ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, पर आई थिंक मोस्टली पीपल इसको नॉच कर देते हैं। क्या क्या रीजन है कि इस लेवल पे भी इतना आने के बाद भी कैंडिडेट रिजेक्ट करते हैं? अगर रिक्रूटर कॉल कर रहा है जॉब के लिए, उधर भी आपके साथ बुलवाना पड़ रहा है, आप कुछ खुद से नहीं बोल रहे हो, अब टीम में कैसे काम करोगे? हाय सयन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। तो मेरे व्यूअर्स को मैं बताऊंगा कि सयन एक्चुअली टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट है, और जो एवरी डे टू डे एचआर एक्टिविटीज में, राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट, मैनेजिंग द रिसोर्सेज एंड देन उसके उनके एग्जिट फॉर्मेलिटीज, इन सब में डे टू डे डील करते हैं। इनफैक्ट लास्ट 4-5 years का एक्सपीरियंस है उन्हें, डायरेक्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, एंड करंटली इज वर्किंग फॉर पेरिनियल सिस्टम्स। तो सयन, thank you for joining us, and we will try to get as much as information जो हमारे viewers के लिए helpful रहे. Thank you so much, Movin, for having me in this podcast. Sen, so as we have been up Rose, every day it is your part of your job, right, to do recruitment. Let's start with the very basic. एक recruitment का process कैसा होता है? Like right from how do you get the requirement and how do you align the candidates? तो एक overall picture अगर हमको मिल जाए, then this would be a very good questions to start this in this podcast. Okay. So, Movin, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इन द सेंस स्टार्ट होता है कि आपका पोजीशन का नीड कहाँ से आ रहा है, राइट? अभी क्या होता है कि एक कंपनी में नीड बहुत तरीके से आ सकता है। सपोज कोई नया प्रोजेक्ट आया है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, बट उधर और मैन पावर का नीड है। कि मान लीजिए कि मैंने कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जहां पर 10 डेवलपर अभी काम कर रहा है, बट कंपनी को लग रहा है कि विद इन, या फिर टीम लीड को लग रहा है कि विद इन द टाइम वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, और थोड़ा हैंड होल्ड चाहिए होगा, राइट, और थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा। तो इन दैट केस और एडिशनल 2 डेवलपर का रिक्वायरमेंट आ गया। तो एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट आता है वो बेसिकली हायरिंग मैनेजर या फिर पर्टिकुलर कोई एक डिपार्टमेंट के मैनेजर की तरफ से हम लोग के पास आता है, राइट? चाहे वो सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, इंजीनियरिंग मैनेजर हो गया। तो पर्टिकुलरली उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग एचआर को मिलता है कि किस वजह से मैन पावर चाहिए, पोजीशन क्या है, राइट, कौन से टेक्नोलॉजीज की स्किल्स चाहिए, कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे टाइप का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा अगर कैंडिडेट ज्वाइन करता है। तो ये सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट का मैनेजर या फिर हायरिंग मैनेजर से हम लोग को मिलता है, राइट? तो वंस हम लोग एचआर के पास सारा डिटेल्स आ गया कि कौन से पोजीशन, कौन सा स्किल्स, कौन से ईयर, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये सारा डिटेल्स जब आ गया, तब एज अ एचआर रिक्रूटर हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन को हम लोग वेरियस चैनल के थ्रू प्रमोट करते हैं, राइट? देन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन या फिर हम लोग खुद से भी नौकरी, लिंक्डइन, वेरियस जॉब पोर्टल से कैंडिडेट को सोर्स करते हैं, राइट? बेस्ड ऑन द रिज्यूमे वी चेक कि उन लोगों का स्किल्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। फिर हम लोग कैंडिडेट के साथ कनेक्ट करते हैं एंड इंटरव्यू प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट होता है। वी कनेक्ट विद द कैंडिडेट, फिर टेक्निकल राउंड्स होता है, 1-2 राउंड टेक्निकल, देन एचआर राउंड, एंड देन वी प्रोसेस विद द ऑफर लेटर। फिर दोनों साइड से, मींस कैंडिडेट एंड कंपनी दोनों साइड से अगर मैच होता है, देन कैंडिडेट जॉइन अस फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ओके, सो दैट इज एक्चुअली अ बिग प्रोसेस, राइट? तो जैसे आपने बताया कि हाँ, रिक्वायरमेंट, when you get the requirement, it is not just the technical, I mean along with technical, what the person will play, क्या पोजीशन उनकी होगी कंपनी के अंदर या उस प्रोफाइल के अंदर, वो लोग क्या काम करेंगे, वो सारा कुछ बेसिकली डिटेल आपको आता है, एंड देन यू डिजाइन द जॉब प्रोफाइल,
and Right. post it on the on various sources, right? So Right. talking about various sources, because there are a lot of sources at the moment. Okay, we have direct referrals, then we have online portals पे आप डाल रहे हो, even on आपकी company के portal पे भी आप डाल रहे हो, right? So among these, which is the highest, has a highest value for you? Because a lot of people, ये क्वेश्चन इसके लिए है कि हमारे मतलब जो व्यूअर्स है और जो स्पेशली जो कैंडिडेट्स स्ट्रगल करते हैं, दे आर कंफ्यूज्ड कि किस टाइप से हमको अप्लाई करना चाहिए, राइट? व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई फॉर अ जॉब? तो या बेसिकली which platform are you mostly preferring? देखिए, प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या होता है कि लिंक्डइन, नौकरी, सब जगह से ही हम लोग कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट को सोर्स करने में। बट मान लीजिए कि कोई कंपनी का पोजीशन है, सपोज मेरे केस में क्या होता है कि मैं कोई पोजीशन के लिए पोस्ट डाला लिंक्डइन पे, नौकरी पे, एंड क्या हुआ कि कैंडिडेट शायद कोई एम्प्लॉय को रीच आउट किया, रेफरल मांगा, एंड एम्प्लॉय ने उसके प्रोफाइल मुझे शेयर किया, राइट? तो अभी क्या हो जाता है कि मेरे लिए कि पर्सनली कि कोई एक एम्प्लॉय एक प्रोफाइल शेयर कर रहा है, तो मे बी क्या होगा कि वो डिटेल्स पढ़ के इस पोजीशन के लिए शेयर कर रहा है, राइट? तो वैसे प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं बाकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर देता हूँ या फिर नहीं देखता हूँ, बट हाँ, फर्स्ट मैं जब डे स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए काम करना पड़ेगा, तो जो एम्प्लॉय रेफरल की तरफ से जो प्रोफाइल आया है मुझे, आई चेक दोस प्रोफाइल फर्स्ट, राइट? सेकेंड, मान लीजिए कि मैंने लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट डाला है या फिर नौकरी पे जॉब पोस्ट डाला है, जो कैंडिडेट वो जॉब पोस्ट पढ़ के अप्लाई कर रहा है, उन लोगों का भी वैल्यू ज्यादा हो जाता है कि मुझे लगता है कि हाँ, कैंडिडेट कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर वे में पढ़ा है, एंड देन उन्होंने अप्लाई किया है, या फिर मुझे जो पर्सनली लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहा है। तो वैसे प्रोफाइल को मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, जो एम्प्लॉय के रेफरल से आ रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के अप्लाई कर रहा है, या फिर लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब की मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो वैसे प्रोफाइल्स को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, सो जैसे कोई एम्प्लॉय रेफर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अपने लेवल पे भी इन स्क्रूटिनी करेगा, राइट? कि वेदर दिस पर्सन हुज रीच्ड आउट या मेरा दोस्त जो है वो इस पोजीशन के लिए फिट है, तो आपका एक लेवल का काम थोड़ा इजी भी हो जाता है, और ऑब्वियसली देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर एज वेल, बिकॉज़ किसी ने किसी को रेफर किया है, राइट? सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द गुड वेज। सो एवरीबॉडी हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, this referral is like we got directly from an HR specialist. That referral is what they are preferring, वो उनको प्रेफर कर रहे हैं। तो जैसे अभी बात करते हैं डायरेक्टली आपको रीच आउट करने का, राइट? तो इसमें जैसे लिंक्डइन एक बहुत अच्छा सोर्स है, राइट? एंड देन समवन हु इज एक्चुअली मेलिंग यू डायरेक्टली। तो जब आप किसी को, आपके पास तो आई थिंक जब भी आप जॉब पोस्ट करते हो तो देयर शुड बी लाइक टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स और टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस दैट यू गेट। सो हाउ डू यू, व्हाट अट्रैक्ट्स यू बेसिकली, कि आपको लगता है कि ये कैंडिडेट का मेरे को मैसेज आया है और इसको आई कैन थिंक अबाउट हिम और इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो क्या वैसे चीजें होती है? तो लिंक्डइन वो बेसिकली अगर मुझे कोई रीच आउट कर रहा है, तो जो सोर्स है, सपोज मान लीजिए कि मैंने जॉब पोस्ट डाला, कोई कैंडिडेट ने मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया, राइट? तो मेरा फर्स्ट जो काम रहता है कि मैं उसका लिंक्डइन प्रोफाइल चेकआउट करूं, ओके, राइट? एंड लिंक्डइन प्रोफाइल चेकआउट करने के टाइम मैं क्या चीज देखता हूँ कि उसका प्रोफाइल अपडेट है कि नहीं, प्रॉपर वे में। कि मान लीजिए किसी का जो नाम है, नाम के नीचे एक प्रॉपर हेडलाइन हम लोग का ऑप्शन मिलता है, राइट? उधर जिन लोगों का ऐसा है कि मान लीजिए सपोज मैं एक सेल्स पोजीशन, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पोजीशन के लिए देख रहा हूँ, राइट? तो उधर अगर प्रॉपर मेंशन है कि 10+ इयर्स बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, जनरेटिंग रेवेन्यू, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, ये सारा अगर कीवर्ड उसने मेंशन किया है, अबाउट सेक्शन जो है लिंक्डइन का वो प्रॉपर वे में मेंशन है कि मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, इतना XYZ स्किल्स मेरे अंदर है, मैं XYZ में छोटा सा एक ब्रीफ अबाउट सेक्शन पे अगर मेंशन है, जो कंपनी में उन्होंने काम किया है, सारे कंपनी में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो अपडेटेड है, राइट? तो सारा चीजें मैं ध्यान से देखता हूँ कि एक्सपीरियंस अपडेट है क्या, अबाउट सेक्शन प्रॉपर वे में फिल है क्या, जो नाम है, मींस जो हेडलाइन उन्होंने यूज किया है, हेडलाइन पे क्या क्या मैसेज उन्होंने डाला है। क्योंकि हेडलाइन क्या हो जाता है कि शॉर्ट आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, वो आपका पोटेंशियल शो करता है, राइट? जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा कि जो स्ट्रॉन्ग स्किल्स होगा उस हेडलाइन पे वही मेंशन करेगा। जो सेल्स पर्सन होगा, जो नंबर से बात करता है, रेवेन्यू से बात करता है, वो सारा चीज वो हाईलाइट करेगा कहीं ना कहीं अबाउट सेक्शन पे या फिर हेडलाइन पे। तो ये सारा चीजें डिटेल में मैं चेक करता हूँ, राइट?
किसी का अगर लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट नहीं है, मान लीजिए कि प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, कोई डिटेल ही फिल नहीं है, लिंक्डइन पे 10-12 कनेक्शन है, एक्टिव भी नहीं है, एंड वो मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहा है, तो वैसे प्रोफाइल को मैं इग्नोर ही करके चलता हूँ, क्योंकि वो खुद ही लिंक्डइन अपलोड नहीं कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली क्या हो जाता है कि मुझे भी वैलिडेशन के लिए फिर फिकर नहीं करना पड़ेगा, राइट, कि ये बंदा तो लिंक्डइन पे प्रॉपर वे में अपडेट है, जो प्रॉपर वे में एक्टिव है लिंक्डइन पे, उन्हीं लोग को मैं रिस्पॉन्स करूंगा ऑब्वियसली फर्स्ट, क्योंकि वो लोग प्रॉपर वे में एक्टिव है, प्रॉपर वे में अपने प्रोफाइल को अपडेट करके रखे हैं। तो मेरे लिए भी एक वैलिडेशन का क्रॉस चेक हो जाता है कि कैंडिडेट इज जेन्युइन एंड हाँ, उसने काम किया है, इसीलिए लिंक्डइन पे लिख के रखा है, राइट। तो दैट इज द वे कि मैं चेक करता हूँ एंड उन्हीं लोगों को ज्यादा रिस्पॉन्स करता हूँ जिन लोगों का लिंक्डइन प्रॉपर वे में अपडेट है। करेक्ट। तो आई थिंक मतलब जैसे बस डाल दिया, लिंक्डइन बना दिया, क्योंकि वैसे देन इट लुक्स लाइक अ स्पैम एज वेल, कि भाई कोई कुछ भी अपलोड कर रहा है बस टाइम वेस्ट करने के लिए। और जो बंदा अपने लिंक्डइन पे काम कर रहा है, दैट मींस ही इज एक्चुअली वर्किंग समथिंग, एंड देन वो अपने लिंक्डइन पे उसको शो कर पा रहा है। और ऑब्वियसली आपके लिए एज एन एचआर या एज एन एनी अदर पर्सन हु इज रेफरिंग, फॉर देम एज वेल इट इज इजियर कि इनके कौन इनको एंडोर्स कर रहा है, किस इनके बैकग्राउंड में क्या क्या दिख रहा है, और उससे तो एक ऑब्वियसली एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। तो इसके ऊपर लेट्स से जो लोग और बढ़ चढ़ के इसमें पोस्ट्स भी करते हैं, लाइक अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी आपकी तरफ आई थिंक ज्यादा ही होगा, बिकॉज इफ लेट्स से आई एम अ जावा डेवलपर और मैं अपने जावा के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजीज के बारे में या मेरे एक्सपीरियंस के बारे में काम के डे टू डे कुछ डाल रहा हूँ, तो एज अ पर्सनल ब्रांडिंग भी आई थिंक दैट वुड आल्सो बी वेरी हेल्पफुल, राइट, एग्जैक्टली। कि मान लीजिए कि कोई जावा डेवलपर, जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो आप अगर जावा के बारे में या फिर माइक्रो सर्विसेज के बारे में, स्प्रिंग बूट के बारे में कुछ पोस्ट डाल रहे हो, कहीं पर लाइक कर रहे हो, तो आई थिंक एज अ रिक्रूटर मुझे क्या पता चलता है कि कैंडिडेट को इस सारी चीज के ऊपर इंटरेस्ट है। एंड जब भी कोई पोस्ट कर रहा है, कोई डिटेल में कोई कंटेंट पोस्ट कर रहा है लिंक्डइन पे, उसको पता है तभी ना वो पोस्ट कर रहा है। सो इट शोज कि आपको नॉलेज है, आप इसके बारे में सोचते हो, आप इसके बारे में बैकग्राउंड पे काम कर रहे हो, राइट, देन आप वो पोस्ट डाल रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि कैंडिडेट के पास एक नॉलेज है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, जैसे कि माइक्रो सर्विसेज हो गया, स्किल सेट, मेरे मतलब माइक्रो सर्विसेज हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, जावा हो गया, डॉकर हो गया, कुबरनेटिस, तो जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो उसके बारे में आप पहले रिसर्च किए हो एंड देन आपने कंटेंट डाला है। तो एज अ रिक्रूटर वो भी मुझे अट्रैक्ट करेगा कि हाँ, कैंडिडेट ऐसे रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो इसके बारे में रिसर्च कर रहा है, इसके बारे में उसको पता है चीजें। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड पॉइंट मूविंग, की जहां पर कैंडिडेट बस एक प्रोफाइल बना के नहीं रखा है, उसमें एक्टिव भी है, तो वो भी रिक्रूटर का ध्यान खींचता है। एंड लिंक्डइन अपडेट होने से क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि मुझे एक पोजीशन क्लोज करना है एंड मुझे एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढना है, तो मैं अगर लिंक्डइन यूज कर रहा हूँ, मेरा लिंक्डइन अगर प्रॉपर वे में अपडेट है, ऑल द कीवर्ड और स्किल सेट देके, राइट, तो मुझे भी जल्दी से रिस्पॉन्स मिलेगा रिक्रूटर की तरफ। ऐसा नहीं कि मुझे बस खुद से जाके मैसेज करना पड़ेगा, रिक्रूटर भी आपको रीच आउट करेगा अगर आपका प्रोफाइल प्रॉपर वे में अपडेटेड है तो। करेक्ट, एग्जैक्टली, राइट। इवन आप भी खुद से भी देखते रहते हो, मतलब आप भी फिल्टर करते रहते हो कि कौन से एक्टिव पीपल हु आर लुकिंग फॉर द जॉब चेंज, एंड देन ऑब्वियसली रिक्रूटर विल बी रीचिंग आउट। तो आई थिंक enough emphasis given by you on LinkedIn, and I think everyone who is struggling right now, जिनको लगता है कि यार मुझे कॉल्स क्यों नहीं आ रहे या फिर मैं रीच आउट कर रहा हूँ, तो they should look back and try to analyze कि उनके एंड पे वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी पॉइंट्स सयन ने अभी हाईलाइट किए हैं, राइट। तो सयन, लेट्स से समवन हु इज डन विद द आपका वो स्क्रीनिंग से आगे बढ़ता है, राइट, देन ऑब्वियसली इट कम्स द पार्ट वेयर यू चेक द रेज्यूमे, एंड रेज्यूम इज लाइक इट इज जस्ट लाइक अ फर्स्ट इंप्रेशन, दैट आपका एक इंप्रेशन क्रिएट कर देगा सामने वाले के नजरों में कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो उसमें दो तीन डाउट्स है मेरे पास, मेरे लिए भी, और इन जनरल लोगों के आते हैं कि एक तो जो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूम, ये एक जो टर्म है, तो ऑब्वियसली एटीएस के थ्रू जा रहा है या फिर फिजिकल स्क्रीनिंग के थ्रू जा रहा है, तो इसमें एक्चुअली में क्या क्या चेक होता है और कैसे टैली होता है इस सब में, और हाउ कैन समवन प्रिपेयर अ गुड एटीएस फ्रेंडली रेज्यूम? तो मोमेंट फ्रैंकली स्पीकिंग, एटीएस फ्रेंडली मतलब क्या है कि एटीएस पे हम लोग जो जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर जो हम लोग जॉब क्रिएट करेंगे, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही क्रिएट होगा, राइट। मैंने फर्स्टली आपको बोला था कि जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ से हम लोग को मिलता है, हायरिंग मैनेजर की तरफ से। तो उधर हम लोग को पर्टिकुलरली ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिर टेक्नोलॉजी स्किल्स, की स्किल्स जो रहता है वो सारा चीज मेंशन रहता है, राइट, जॉब डिस्क्रिप्शन पे स्पेशली।
तो क्या हो जाता है कि रेज्यूमे हो या फिर लिंक्डइन आपका पेज हो या लिंक्डइन प्रोफाइल हो, अगर आप काम किए हो एंड प्रॉपर वे में उसको शो किए हो, चाहे वो रेज्यूमे हो या फिर लिंक्डइन पे हो, तो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, चाहे वो एटीएस हो या फिर कोई रिक्रूटर मैनुअली कुछ नहीं कर रहा हो आपका रेज्यूमे। राइट, एज एन एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज को कि मान लीजिए कि आप एक 5 साल का डेवलपर हो, आपने 3 कंपनी में काम किया है, राइट, एंड आप तीनों कंपनी पे ऐसे मेंशन किए हो कि आई एम अ बैकएंड डेवलपर, आई क्रिएट रेस्ट एपीआई, एंड तीनों जगह पे आप कॉपी पेस्ट करके रखे हो। ऑब्वियसली रिक्रूटर भी शो नहीं करेगा आपके प्रोफाइल के ऊपर, एंड एटीएस भी उसको आपको बिलो स्कोर देके रिजेक्ट कर देगा। करेक्ट, क्योंकि आप तीनों कंपनी में एक ही काम भले ही किए हो, बट आपका अचीवमेंट अलग अलग होगा, कुछ ना कुछ चीजें आप अलग किए हो। भले ही आप जावा बैकएंड डेवलपर हो, बट आपका टेक्नोलॉजी स्टेक अलग अलग रहेगा। किसी में आप NoSQL पे काम किए होंगे, किसी पे आप MySQL पे के ऊपर काम किए होंगे, किसी में स्प्रिंग बैच स्प्रिंग एमबीसी किए होंगे, किसी पे आप प्रॉपर स्प्रिंग गुड यूज किए होंगे, राइट। तो वो सारी चीजें डिटेल में लिखना जरूरी हो जाता है। एंड स्पेशली क्या हो जाता है कि आप अचीवमेंट दिखाओ, भले ही आप बैकएंड डेवलपर हो, वो सबको पता है कि आप बैकएंड डेवलपर हो, बट एज अ बैकएंड डेवलपर आपका कंट्रीब्यूशन क्या था प्रोजेक्ट पे, ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है वो शो करना। ओके, कि मान लीजिए कि मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ उसके वजह से मेरा प्रोडक्ट का एफिशिएंसी इतना % इंक्रीज हुआ, ठीक है, या फिर मेरा क्या हुआ कि मेरे प्रोडक्ट की वजह से प्रोडक्ट का इतना एनहांस हुआ, मैंने ये फीचर डेवलप किया, राइट। तो ये सारा जो छोटा छोटा चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर रहा है आपका काम का, आपके प्रोजेक्ट को, वो सारा चीजें हाईलाइट करना जरूरी होता है रिज्यूमे पे। ओके, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, नॉट ओनली कि इन जनरल क्या हो जाता है कि रिज्यूमे पे जो कॉमनली मिस्टेक रहता है कि एक इन जनरल डिस्क्रिप्शन हर कोई मेंशन करता है, राइट। तो उससे रादर रिक्रूटर पसंद करता है कि आपने क्या काम किया, आपके काम की वजह से क्या अचीवमेंट मिला है या क्या फर्क पड़ा है प्रोजेक्ट पे, एंड स्पेशली कौन सा टेक्नोलॉजी स्किल्स आपने यूज किया है। इन सारा चीजों के ऊपर अगर कोई ध्यान से काम करेगा, प्रॉपर वे में प्रॉपर फॉन्ट यूज करके डिटेल्स डाल के रिज्यूमे बनाएगा, आई थिंक एटीएस स्कोर भी उनका अच्छा रहेगा, बस उसके पास ज्यादा कॉल आएगा। ओके, ओके। तो जैसे मतलब आपने मतलब मेरे को समझ में आया इस आंसर से कि क्योंकि मैं एक जावा डेवलपर हूँ और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो जरूरी नहीं कि, और हर कंपनी का अलग थोड़ा सा डिफरेंट रिक्वायरमेंट आ रहा है, राइट। मतलब क्योंकि पर्सोना जो देख रहे हैं दैट इज स्लाइटली डिफरेंट मे बी। तो अगर एक ही रेज्यूम में एक ही टाइप सिंगल रेज्यूम सब जगह भेजेंगे तो दैट विल नॉट वर्क, ऑब्वियसली इट विल वर्क इन सम सेंस, बट अगर पूरी तरह से कोई एक एप्लीकेशन यूज कर रहा है ट्रैक करने के, तो जैसे आपने बोला कि कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे कीवर्ड्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा रेज्यूमे चेंज करो अकॉर्डिंग टू व्हाट द जॉब डिस्क्रिप्शन इज, राइट। कीवर्ड प्रॉपर मैं जावा डेवलपर ढूंढ के रखा हूँ, बट आपने मेंशन किया जावा, पाइथन, C#, C++ सब मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो मैं रिक्रूटर के हिसाब से क्या समझूंगा कि अरे भाई तो इतना सारा टेक्नोलॉजी मेंशन करके रखा है, बट मुझे तो स्ट्रॉन्ग जावा डेवलपर चाहिए। तो मेरे लिए और रेज्यूमे का प्रेफरेंस कम हो गया, राइट। सेम फॉर द एटीएस, मैं तो ह्यूमन हूँ, एटीएस क्या करेगा, डायरेक्टली वो रिजेक्ट कर देगा, राइट। हाँ, तो पर्टिकुलरली आप जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी प्रोफाइल के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो कि क्या मांग रहा है, राइट। क्योंकि हर कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। जावा डेवलपर का बहुत सारा काम हो सकता है, करेक्ट, बहुत सारा टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन बन के जावा डेवलपर बन सकता है। कोई कंपनी में एज एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी में ऐसे उन्होंने मेंशन किया कि मुझे जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड आपने उस जगह पे एक रेज्यूमे बनाया जहां पर आपका जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज मेंशन है रेज्यूमे पे, ठीक है, एंड आपने सबमिट कर दिया, तो आपका प्रोफाइल उधर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि दूसरा एक कंपनी है जहां पर जावा, स्प्रिंग बैच, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, मल्टी थ्रेडिंग, माइक्रो सर्विसेज पे स्किल्स मांगा है, राइट। आप जावा डेवलपर हो, आपने जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज पे काम किया, काम अगर एक्सपीरियंस है तो स्प्रिंग एमवीसी, फिर स्प्रिंग बैच, फिर हाइबरनेट, मल्टी थ्रेडिंग पे आपके नॉलेज कुछ ना कुछ रहेगा, तभी जाके आप हाँ बाकी सारा टेक्नोलॉजी पे काम कर पा रहे हो, राइट। पर आपने सेम रेज्यूमे जो जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज के हिसाब से बनाए थे,
उसको लेके उस जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली एटीएस स्कैन क्या करेगा, आपका स्प्रिंग बैच मेंशन नहीं है, स्प्रिंग एमबीसी मेंशन नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग मेंशन नहीं है, हाइबरनेट मेंशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली किस जो है वो रिड्यूस हो गया आपके रिज्यूमे से, तो ऑटोमेटिकली आपके एटीएस को कम हो जाएगा एंड एटीएस से आपका रिज्यूमे कैंसिल हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, आई मीन दैट इज अ वेरी गुड इनसाइट। आई थिंक सैन जो आपने मेंशन किया है, आई एम 100% श्योर कि YouTube पे इतना डिटेल में जिस हिसाब से हम आप डिस्कस कर रहे हो, right? इतना डिटेल में शायद ही कहीं पर डिस्क्रिप्शन डिटेल में मेंशन है कि एक टेक्नोलॉजी के अंदर भी क्या रिक्वायरमेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन में, जैसे आपने एग्जांपल दिया, उसके ऊपर भी गेम कितना चेंज हो जाता है। मतलब ऑल्दो आपको पता है, आपको नॉलेज है, पर क्योंकि आपने उसको कीवर्ड एज अ कीवर्ड मेंशन नहीं किया है, उसके से आपका पूरा डायनामिक्स हिल जा रहा है। So that is a very valid point, and I think everyone will actually get a lot of benefit in this scenario. और especially एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने जो मेंशन किया है कि what impact are you creating by doing your work, तो एज अ टेक लीड मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि ये जो चीजें है ना, काफी लोग अनक्लियर होते हैं इस बारे में कि क्या डालना है, क्योंकि मैं भी जब था, मैं भी थोड़ा सा अनक्लियर होता था यार, मेरे वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसका मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं तो जैसे काम कर रहा हूँ, मैंने एक कोड लिखा है उसके से, या फिर मैंने एक सिस्टम को ऑटोमेट किया है, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। पर आई थिंक जब आप एक्चुअली में काम करते हो, राइट, और जब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आता है, कोई आपका लीड या टेक लीड या मैनेजर कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है, उस टाइम पे एज एन इंजीनियर अपने को बस ये नहीं करना है कि बस अपने को जो काम करना है उतना ही करना है, मतलब मेरे को इतना टास्क है तो मैं इतना ही काम करके दूंगा। जितना आप उस टाइम पे समझने की कोशिश करोगे कि इससे इम्पैक्ट कितना हो रहा है, क्या एक्चुअली में इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत नहीं, पर आपको कुछ तो आइडिया आएगा कि हाँ, मैं अगर ये ऑटोमेट कर रहा हूँ तो मैं मेरा प्रोडक्शन पे जो है रिलीजेस स्विफ्ट हो जाएंगे, मेरे को ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं लगेगा, अगर मैं लेट्स से डेवऑप्स का कुछ पाइपलाइन क्रिएट कर रहा हूँ, या मैं कुछ कोड में कुछ एनहांस कर रहा हूँ, तो इससे परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा मेरा, जो है सिक्योरिटी इश्यूज वल्नरेबिलिटीज जो अभी लेट्स से कोई कोई रिस्क दिख रहा है अपने को, वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप की जब आप सोचते हो इससे, तो ऑब्वियसली आपको ये सारे क्वेश्चंस के भी आंसर मिलते हैं, और ये एज अ रिक्रूटर को देखने में भी और उनको समझने में भी कि ये बंदे ने काम क्या किया है, वो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करता है, राइट। करेक्ट, तो दैट इज आई थिंक दैट इज अ गुड पॉइंट सर। तो जैसे अभी अगर इसको कंटिन्यू करें इसी, क्योंकि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि हम लोग जिस टाइप से डिस्कशन करेंगे वो प्रोसेस बाय प्रोसेस हो, मतलब एक बंदा, जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो पहला हर्डल होगा मेरा लेट्स से रिक्रूटर को रीच आउट करना, सेकंड हर्डल होगा लिंक्डइन प्रोफाइल, अब थर्ड हर्डल में हमने कंप्लीट कर दिया रेज्यूम में, अब फोर्थ जगह पे आते हैं कि जैसे ही आपने रेज्यूम भी शॉर्टलिस्ट कर लिया, अब आता है आपका कॉल करने का टाइम, या कोई ना कोई उसको रीच आउट करेगा, राइट। तो इस टाइम पे आप क्या क्या देखते हो कैंडिडेट में, फर्स्टली, सेकंड चीज, क्या क्या रीजन है कि इस लेवल पे भी इतना आने के बाद भी कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाए। राइट, तो बेसिकली इधर क्या हो जाता है कि कभी भी रिक्रूटर आपको रीच आउट कर रहा है तो बहुत सारा पैरामीटर रहता है, फ्रॉम द इनिशियल कॉल एंड जब तक आप ऑनबोर्डिंग नहीं हो जाते हो तब तक आपका एवोल्यूशन ही चलता है, चाहे वो रिक्रूटर कर रहा है या फिर हायरिंग मैनेजर कर रहा है, हर छोटा छोटा चीज एक्चुअली हम लोग नोटिस करते हैं। छोटे छोटे चीज के अंदर क्या क्या आता है कि मान लीजिए मैं फर्स्ट किसी कैंडिडेट को रीच आउट किया, फर्स्ट थिंग तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो उधर इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स इन द सेंस कि मुझसे ठीक से बात कर पा रहा है क्या। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए मुझे, बट मुझे मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पा रहा है क्या, या फिर वो जो बोल रहा है मैं समझ पा रहा हूँ क्या, कम्युनिकेशन क्लियर है क्या। नहीं तो क्या हो जाएगा कि कोई भी कंपनी या फिर कहीं पर भी आप ज्वाइन कर रहे हो, आप ऐसा टीम कल्चर पे काम कर रहे हो, राइट। उधर अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, मीन्स मुझे आपको 10 चीजें बोलने के लिए कि बात बुलवाने के लिए मुझे आपको पिंग करना पड़ रहा है, अरे भाई बोलो बोलो क्या किए हो बोलो, राइट। तो वैसे कैंडिडेट को हम लोग रिजेक्ट ही करते हैं, अवॉइड ही करके चलते हैं, क्योंकि अगर रिक्रूटर कॉल कर रहा है जॉब के लिए, उधर भी आपके साथ बुलवाना पड़ रहा है, आप कुछ खुद से नहीं बोल रहे हो, अब टीम में कैसे काम करोगे। टीम पे जब जरूरत पड़ेगा आप मैनेजर को कैसे सपोर्ट करोगे, मैनेजर को तो आपको बोल के काम करवाना पड़ेगा, राइट। तो वही सिचुएशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट कितना प्रॉम्प्टली आंसर दे पा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, राइट। सेकेंड चीज क्या हो जा रहा है कि मान लीजिए कि बात हो जाने के बाद मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा, कैंडिडेट क्या रिप्लाई कर रहा है क्या जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि हाय आई एक्नॉलेज दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, इट सूट्स माय प्रोफाइल, ऐसे करके, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि कैंडिडेट कितना प्रॉम्प्ट है, कितना अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है,
कितना इंटरेस्टेड है पोजीशन के लिए आपके कंपनी के टूवर्ड। तो ये सारा छोटा छोटा चीजें हम लोग ध्यान पे रखते हैं जब भी हम लोग कॉल कर रहे हैं या फिर रीच आउट कर रहे हैं। सेकेंड चीज मान लीजिए कि मैंने एटीएस फ्रेंडली बनाने के चक्कर में मैंने तो कीवर्ड डाल दिया। एज अ रिक्रूटर मैं क्या हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो सच में काम किया है क्या। अच्छा, ओके, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि भाई आपका प्रोजेक्ट पे रियल है। मान लीजिए कोई मेंशन किया कि मैं जावा के साथ डॉकर क्यूबरनेटिस CI/CD भी किया हूँ, तो डॉकर क्यूबरनेटिस CI/CD कर रहे हैं मतलब वो डिवॉप्स पे भी इन्वॉल्व है, राइट। तो मैं जब उससे पूछ रहा हूँ कि भाई तुम मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे अपने प्रोफाइल के बारे में, वो अगर डेवऑप्स का बात नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो काम नहीं किया होगा, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है डेवऑप्स स्किल्स के बारे में, बट उसने रेज्यूमे पे तो मेंशन किया है। ओके, राइट। तो वहां पर एक नेगेटिव इंप्रेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दे रहा है कि भाई मैंने कीवर्ड तो डाल दिया बट मुझे चीजें पता नहीं। रिक्रूटर जब बोल रहा है कि मुझे प्रोफाइल के बारे में, अपना प्रोफाइल के बारे में हाईलाइट कर रहा है, उधर मैं हाईलाइट ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस चीज के ऊपर काम किया हूँ, बट मैंने रेज्यूमे पे मेंशन करके रखा है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो ये सारा छोटा छोटा चीज है कि कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, कितना प्रॉम्प्ट एंड डिसिप्लिन है। जब मैं इनवाइट भेज रहा हूँ मीटिंग के लिए या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, रिस्पॉन्स कितना जल्दी दे रहा है या फिर देख के रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सारा छोटा छोटा चीजें हम लोग ध्यान पे रखते हैं एक कैंडिडेट को ओवरऑल इवैल्यूएट करने के लिए। ओके, लाइक तो जैसे मैंने 2-3 पॉइंट्स आपके बात कर रहे थे। एक तो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर जगह पे कम्युनिकेशन लगेगा ही, राइट। ऐसा नहीं है कि वो जैसे आपने अच्छे बताया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट और हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, करेक्ट। एंड देन ऑब्वियसली डिसिप्लिन भी दिखता है एंड प्रॉम्प्टनेस भी दिखता है कि आपको एक्चुअली में जॉब चाहिए। मतलब ऑब्वियस ऐसा नहीं कि आपके पास यही है, पर आपको उतना प्रेजेंट भी करना है कि हाँ मैं एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हूँ इसके लिए, राइट। तो ये जैसे बहुत, और आई थिंक ये ऐसी चीजें हैं जो थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस आप लोग हर एक लेवल पे इसको चेक करोगे और उसका एक आपको हाँ। और ये भी दिस इज अ रीजन कि कोई बंदा टेक्निकली अच्छा है, राइट। और हाँ, एक और पॉइंट आपने जो बोला जस्ट टू कि आप एक वो भी करते हो कि एक चेक करते हो कि इसने जो मेंशन किया है कि कीवर्ड्स मेंशन किए एक्चुअली में इसको थोड़ा नॉलेज भी है कि इसके बारे में। एक स्मार्ट बंदा है जो आईटीएस फ्रेंडली बहुत अच्छे से बना दिया है, आगे बढ़ गया और उसको कुछ बोलने भी आ रहा है उसके बारे में, उसको कोई बैकग्राउंड भी है। तो हाँ, जैसे मैंने बोला कि अगर एक बंदा बहुत अच्छा टेक्निकल है, राइट, बट इन सारी चीजों में वो कम है, राइट, तो व्हाट इज आई थिंक देन तो आप उसको ज्यादा यू जस्ट डोंट एंटरटेन दैट सॉर्ट ऑफ कैंडिडेट। फिर देखिए कंपनी में क्या हो जाता है कि अभी जॉब मार्केट पे अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है। अच्छा कैंडिडेट इन द सेंस कि स्किलफुल कैंडिडेट मिल जाता है। अगर आप स्किलफुल भी नहीं हो, हर कंपनी को 100% बंदा नहीं चाहिए कि हाँ कोई बंदा अगर 90% हो एंड वो बंदा अच्छा हो, पर्सनालिटी वाइज, बिहेवियरल वाइज, डिसिप्लिन हो, तो मैं एज अ रिक्रूटर उसी बंदे को प्रेफर करूंगा जो 90% प्लस डिसिप्लिन हो, rather than 100% टेक्निकल मैच बंदा। ओके ओके। क्योंकि क्या होगा कि आप एक जॉब कल्चर पर काम कर रहे हो, आप एक एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हो, आप क्लाइंट मैनेज करोगे। क्लाइंट नहीं तो आप चाहे अगर आप सर्विस इंडस्ट्री पे हो तो आप किसी के प्रोडक्ट के लिए काम करोगे। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, आप अपने प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो जो किसी ना किसी क्लाइंट को इम्पैक्ट करेगा। आप ऑलरेडी एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हो जहां पर आपके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा चीजें हैं। आपका टीममेट है, आपका जूनियर रह सकता है, आपका सीनियर रह सकता है, राइट। इधर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कितना डिसिप्लिन हो, आप कितना अच्छा हो, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर कितना डेडिकेटली काम कर रहे हो, राइट। कि अगर मैं ऐसे एक बंदा है कि मान लीजिए मैं 100% टेक्निकली अच्छा है, राइट, बट मुझे कंपनी को सब जरूरत पड़ रहा है, प्रोडक्शन इशू हो गया, राइट, तो बंदा अवेलेबल ही नहीं है, हाँ, उस बंदे को मैं हायर करके क्या करूंगा। करेक्ट करेक्ट। तो ये सारा चीज है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो जाता है कि जब भी हायरिंग चल रहा है कोई ना कोई बिजनेस नीड के लिए काम कर रहे हो, तो उस जगह से भी आपको सोच के देखना पड़ेगा कि आप इम्पैक्ट जो कर रहे हो एक्चुअली में सिर्फ कोड नहीं लिख रहे हो, आप एक बिजनेस को ग्रोथ दे रहे हो वो कोड लिख के, आप किसी का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो। तो वो सारा चीज है कि डिसिप्लिन भी होना जरूरी है। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स मेरा अच्छा है
बिहेवियरल पे मैं उतना अच्छे से शो नहीं कर पाया, तो आई थिंक हर कंपनी आपको रिजेक्ट करेगा, भले ही आपका सिलेक्शन हो जाए, बट आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा वो प्रोफाइल। नहीं, आपने जो एक एक पॉइंट बोला ना, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट, बिकॉज हम भी काम करने में भी ये सारी चीजें दिखती है एक बंदे के अंदर के भाई, प्रॉम्प्टनेस, अवेलेबिलिटी, ठीक है, कम्युनिकेशन, और खुद से थिंक करके फौरन कुछ प्रॉम्प्टली जवाब देना। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें टेक्निकल के अलावा तो देखी ही जाएगी, राइट। तो जैसे अभी मल्टीपल टाइप ऑफ राउंड्स है, एक टेक्निकल राउंड है, एक एचआर राउंड है, और एक मैनेजर राउंड है। तो एक शॉर्टली आप ये बता सकते हैं कि कौन क्या एंगल से कैंडिडेट को जज कर रहा है, राइट? टेक्निकल साइड वाला क्या जज कर रहा है, और उसका एवेल्युएशन क्या है, एक एचआर का एवेल्युएशन क्या है, और एक मैनेजर राउंड में एवेल्युएशन क्या है? मेनली ये तीन ही टाइप के राउंड होते हैं, राइट? राइट। तो एक्चुअली जब रिक्रूटर आपको रीच आउट करता है, रिक्रूटर बेसिकली यही अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं उसके पास जो जॉब अवेलेबल है, आपका प्रोफाइल उससे मैच कर रहा है क्या, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश करता है, ठीक है। कीवर्ड समझ, जो स्पेशल मैं कीवर्ड क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ कि एज अ रिक्रूटर मुझे डिटेल में तो चीजें पता नहीं है, एक डेवलपमेंट फंक्शन कैसे करता है, बट मुझे क्या पता है कि डिजाइन पैटर्न पता है, मुझे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का नाम पता है, मुझे माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर पता है, जावा के साथ काम कर रहा है, राइट, नोट के साथ काम कर रहा है, ये सारी चीजें पता है कि कीवर्ड पता है, बट डिटेल पे चीजें पता नहीं है, बट चीजें क्या है पता है। एग्जैक्टली, ओके। तो मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको तो चीजें क्या है पता है क्या, कि मैं जो चीजें ढूंढ रहा हूँ इसको पता है क्या, अगर पता है तो कहाँ काम किया है, तो वो सारी चीजें देखने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन करके, राइट। उधर से शॉर्टलिस्ट अगर जब हो गया, फर्स्ट जो हम लोग का राउंड होता है वो टेक्निकल राउंड। अभी मान लीजिए कि कोई कोई पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो टेक्निकल राउंड हो रहा है, कि मान लीजिए जावा का पोजीशन है या फिर पाइथन का पोजीशन है, उधर कोडिंग का राउंड आएगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का राउंड होगा। तो इवोल्यूशन पैरामीटर सेट है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, बेस्ड ऑन द नीड बेसिकली, ठीक है। टेक्निकल राउंड में टेक्निकली चेक होता है कि भाई बंदा कितना प्रॉम्प्ट है, की स्किल्स जो है मेंशन किया है, कितना नॉलेज है, वगैरह वगैरह। मैनेजरियल राउंड पे क्या चेक होता है, बेसिकली जो लास्ट राउंड रहता है टेक्नो मैनेजरियल राउंड पे जो रहता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, आप कंपनी को क्या दे सकते हैं, अगर आप सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, राइट। जो एक हायरिंग मैनेजर रहता है, जब कोई बंदे को हायर करता है, वो पर्टिकुलर एक पोजीशन ध्यान पे रख के हायर नहीं करता है, उसके पास मल्टीपल एस्पेक्ट है कि भाई अगर इस प्रोजेक्ट पे तो करंट है, फ्यूचर में ऐसा प्रोजेक्ट आया तो बंदा चलेगा क्या, ओके ओके, राइट। तो उस हिसाब से क्या होता है कि टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड पे जो होता है, टेक्निकल के साथ साथ आपका बिहेवियरियल, आपका अप्रोच, वो सारा चीजें भी देखा जाता है, चाहे आप मिड लेवल पे काम कर रहे हो या फिर सीनियर लेवल पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप फ्रेशर्स हो तो उतने लेवल पे आपका नहीं होता है, आपका बस कितना नॉलेज है, बेसिक कितना स्ट्रांग है, एंड आप कितना प्रॉम्प्टली काम कर सकते हो, कितना आप चाहते हो, विल पावर आपका कितना है, उन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। बट अगर आप मिड एंड सीनियर लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो आपका बहुत सारी चीजें हैं कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, आप कैसे कोड लिख रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग आपका कैसे है, तीन सारे चीजें के ऊपर मेनली टेक्निकल एंड मैनेजरियल राउंड के ऊपर डिस्कस होता है। एंड लास्टली जो एचआर राउंड है, कि एचआर को बताया, राइट, कि कौन कौन से कल्चर या बैकग्राउंड से उठ के आ रहा है, तो टीम में आप कैसे कोलैब करोगे, राइट। टेक्निकली तो आप सिलेक्ट हो गए, बट एचआर राउंड जो रहता है वो मेनली बिहेवियरल के ऊपर होता है, ओके, राइट। कि आप अगर मान लीजिए कि आप अगर फ्यूचर में आपको अगर प्रमोट किया जा रहा है टीम लीड के हिसाब से, कि आप 10 बंदे जो 10 अलग अलग कल्चर से उठ के आए हैं, उसको मैनेज कर पाओगे क्या, प्रेशर में काम कर पाओगे क्या, राइट। तो वो सारा चीजें ध्यान पे रखते हुए एचआर का इवैल्यूएशन चलता है, ओके, जो कि मोर ओवर कल्चरल फिटमेंट के ऊपर रहता है। करेक्ट करेक्ट, और ऑब्वियसली सैलरी नेगोशिएशन, तो उसमें हम लोग थोड़ी देर से आते हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर जैसे अभी तीनों टाइप की राउंड में मैंने एक चीज मुझे लगता है काम, मतलब बहुत सारी चीजें, एक चीज पर्टिकुलरली कॉमन है कि क्वेश्चन एंड में पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और डू यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है। और ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, पर आई थिंक मोस्टली पीपल इसको नॉच कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता इसके बारे में क्या आंसर करना चाहिए, या क्या कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जो क्योंकि एक अपफ्रंट क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहा है। अभी तक तो बस सवाल जवाब हो रहे थे, अभी एक डायरेक्टली ओपन एंडेड क्वेश्चन तुम्हारे पे आ गया कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस।
तो इस बारे में मतलब बहुत सारे लोग इसमें मिस कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस ये क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है और क्या कैसे इसको हैंडल करना चाहिए।